आज हम दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे। अक्सर आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, सोसाइटी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, ये दो टर्म्स कई बार इस्तेमाल में आती हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड इकोनॉमी इन दो टर्म से बहुत प्रभावित है, इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। हमारे हिस्ट्री के लेक्चर्स में बहुत सुंदरता से यूरोपियन कॉलोनियलिज्म, यूरोपियन इम्पीरियलिज्म, उसके सभी फेजेस वाइज पढ़ाया गया है। आज हम इसे सिंपली इन टर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे ताकि ये एक आइडिया बन के आपके दिमाग में बैठ जाए, एक कॉन्सेप्ट बन के बैठ जाए जो यूनिवर्सली हर जगह पर फिट हो। चाहे वो यूरोपियन इम्पीरियलिज्म की बात हो, चाहे वो मंगोल इम्पीरियलिज्म की बात हो, चाहे अमेरिकन इम्पीरियलिज्म की बात हो, एक कॉन्सेप्ट बना के बिठाएं ताकि हर जगह फिट हो जाएगा। ओके, इस तरह से आज हम इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म को एक दूसरे के साथ कंपेयर होते हुए पढ़ेंगे। ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज़ की जाती हैं, पर दोनों में बेअंत अंतर है, आपस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसको समझना ज़रूरी है। ऐसे में आप ऐसा समझ लीजिए कि इम्पीरियलिज्म एक विचारधारा है, एक आइडिया है, और उस आइडिया को, उस विचारधारा को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने का जो तरीका है वो कॉलोनियलिज्म है। इम्पीरियलिज्म एक आइडिया है, इम्पीरियलिज्म एक विचार है, इम्पीरियलिज्म एक सोच है। इम्पीरियलिज्म का मतलब साम्राज्यवाद, साम्राज्य शब्द से आता है साम्राज्यवाद, और कॉलोनियलिज्म माने उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद, उपनिवेश करना है ना आपको, अभी समझ आ जाएगा। तो साम्राज्यवाद एक विचार है, आइडिया है, उसका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन उपनिवेशवाद है, कॉलोनियलिज्म है। यहाँ से ये दोनों अलग होते हैं। ओके, अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए कि मेरे थॉट में इम्पीरियलिज्म है, इम्पीरियलिज्म मैं सोच रहा हूँ कि मैं इम्पीरियलिज्म के सिद्धांत पर चलना चाहता हूँ, तो ज़मीनी स्तर पर मैं असल में करूँगा क्या? असल में ज़मीनी स्तर पर जो हो रहा होगा वो कॉलोनियलिज्म हो रहा होगा। इसी के वाया मेरा इम्पीरियलिज्म वहाँ एग्जीक्यूट होगा, वाया कॉलोनियलिज्म। ओके, क्लियर हुई ये बात? हम इसको लिखा हुए को पढ़ें, मैं एग्जांपल्स दूंगा, बहुत सुंदर से आपको ये समझ आ जाएगा सारा। इम्पीरियलिज्म वर्सेस कॉलोनियलिज्म। इम्पीरियलिज्म, इट इज़ द पॉलिसी दैट a nation makes to take over the lands of another nation either by force or diplomacy। इम्पीरियलिज्म को आप वो नीति कह लीजिए, वो योजना कह लीजिए, ये वो पॉलिसी है जिसके तहत, यहाँ पे हमने एक नेशन वर्ड यूज़ किया है, एक कंट्री भी यूज़ करिए, एक किंगडम यूज़ हो सकता है, एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी वर्ड भी यूज़ हो सकता है। सिंपल करने के लिए हमने नेशन वर्ड यूज़ कर लिया है। इम्पीरियलिज्म वो योजना या वो नीति हो सकती है जिसके तहत एक नेशन ये पॉलिसी बनाता है, किसके लिए पॉलिसी बनाता है कि वो दूसरे नेशन के लैंड को टेक ओवर करना चाहता है। अब चाहे वो ऐसा बल से करे या कूटनीति से करे, डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति से करे, या फिर फोर्स यानी कि बलपूर्वक ऐसा करे। तो कूटनीति से वो ऐसा कर सकता है, बलपूर्वक ऐसा कर सकता है, लेकिन इम्पीरियलिज्म वो नीति है, वो पॉलिसी है जिसकी मदद से, जिसका उद्देश्य है, जिसका रिज़ल्ट है कि एक नेशन दूसरे नेशन के लैंड को कैप्चर करना चाहता है। मतलब उनके रिसोर्सेज को, उनके अधिकारों को, उनकी राजनीति को, उनकी इकोनॉमी को, उनकी सोसाइटी को, उनके कल्चर को आप डोमिनेट करना चाहते हैं, आप कंट्रोल करना चाहते हैं। दैट इज़ इम्पीरियलिज्म। ओके, और डेफिनेटली ये आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट फुलफ़िल करने के लिए ही कर रहे होंगे, आप अपने निजी हितों को की पूर्ति के लिए ही ऐसा कर रहे होंगे, अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे होंगे। आगे बढ़ूँ डेफिनेशन में। सो इम्पीरियलिज्म इज़ अ पॉलिसी दैट, इट इज़ द पॉलिसी दैट अ नेशन मेक्स टू टेक ओवर द लैंड्स ऑफ अनदर नेशन either by force or diplomacy. To take over those lands,
दे स्टार्ट सेटिंग अप, अब वो लैंड लेने के लिए पॉलिसी ये है कि एक नेशन दूसरे नेशन का लैंड लेना चाहता है, बलपूर्वक ले या कूटनीति से ले, जैसे भी लेना है, इसको लेने के लिए वही बात है कि प्रैक्टिकल कैसे होगा, प्रैक्टिकली ये क्रियान्वित कैसे होगा, एग्जीक्यूट कैसे होगा, इसका प्रैक्टिकल फॉर्म क्या निकलेगा, तो वो यही निकल के आएगा कि सो टू टेक ओवर दोज लैंड्स दे स्टार्ट सेटिंग अप देयर ओन कॉलोनीज विद इन द कंट्री। वो जो कंट्री है उस कंट्री की टेरिटरी में इम्पीरियल पावर अपनी कॉलोनीज सेटल करनी शुरू कर देंगे। तो कॉलोनी सेटल करना, कॉलोनीज़ का सेटल होना, ये कॉलोनियलिज्म है। लेकिन कॉलोनियलिज्म क्यों किया हमने, कॉलोनीज़ क्यों सेटल की? क्योंकि हमारे विचार में इम्पीरियलिज्म है, दिमाग में इम्पीरियलिज्म है, क्योंकि हम बतौर एक राष्ट्र उस राष्ट्र की ज़मीन को कब्जाना चाहते हैं। अब वो बलपूर्वक हो या फिर कूटनीति से हो, जैसा भी हो, हमें वो करना है। उसके लिए एक मार्ग जो अपनाया गया है, एक रास्ता जो अपनाया गया होता है, वो कॉलोनी बनाना होता है, वहाँ पे कॉलोनी सेटल करना होता है। तो यहाँ से हमें ये तय हुआ कि पहले तो कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म अलग हैं। कॉलोनियलिज्म अगर कोई ऑब्जेक्टिव है, अगर वो कोई आइडिया है, अगर वो कोई गोल है, तो उस ऑब्जेक्टिव को, उस गोल को अटेन करने का जो एक्ट है, जो प्रैक्टिकल कदम उठाया गया है, वो कॉलोनियलिज्म है। इम्पीरियलिज्म अगर कोई ऑब्जेक्टिव है, इम्पीरियलिज्म अगर कोई आइडिया है, अगर कोई गोल है, तो उसे अचीव करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो कॉलोनियलिज्म है। ओके, वो कॉलोनियलिज्म है। जैसे आपका उद्देश्य है, आपका ऑब्जेक्टिव है किसी को बर्बाद कर देना, ऐसा करने के लिए आप कदम तो अलग अलग उठा सकते हो ना। उनमें से एक कदम आपने उठाया, उसकी सामाजिक छवि बिगाड़ देना, उसकी इल पब्लिसिटी कराना। तो यहाँ पर जो इल पब्लिसिटी है और जो आपका थॉट है उसको डिवास्टेट करना, तो थॉट ऑफ डिवास्टेशन एंड इल पब्लिसिटी, ये दोनों एक दूसरे के साथ तो चल रहे हैं पर दोनों एक दूसरे से अलग हैं। आप उसे बर्बाद करना चाहते हो, इसके लिए आपने उसकी पब्लिसिटी गलत कर दी। आप हो सकता है उसको उसके दोस्तों से तोड़ दो, आप हो सकता है उसे उसके साथ मारपीट करवा दो, आप हो सकता है उसे किसी केस में फंसा दो। आप तमाम हथकंडे अपना सकते हो, लेकिन उस सब हथकंडों के पीछे एक आइडिया काम कर रहा है और आइडिया की इसे बर्बाद करना है। ठीक इसी तरह से एक आइडिया है इम्पीरियलिज्म, कि इनके लैंड को कंट्रोल करना है, कैप्चर करना है। उसके लिए जो हथकंडे अपनाने हैं अपनाओ। उनमें से एक हथकंडा है कॉलोनियलिज्म। उनके लैंड पे जाके उनके एरियाज़ को अपनी कॉलोनी बना लेना, उन्हें अपने लोगों को वहाँ पे सेट कर देना। तो इससे ये पता चला कि इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म एक तो अलग अलग हैं, और दूसरा कॉलोनियलिज्म एक टूल है जिसके वाया इम्पीरियलिज्म खुद को सच में बदलता है। तो इम्पीरियलिज्म के लिए खुद की डोमिनेंस को एक्सर्ट करने के लिए एक ही टूल कॉलोनियलिज्म नहीं है, और बहुत सारे टूल्स हैं। तो इम्पीरियलिज्म को एग्जीक्यूट करने की कई टाइप्स हैं। वो कॉलोनियलिज्म के वाया भी हो सकता है, कई और तरीक़ों से भी हो सकता है। तो इम्पीरियलिज्म, आपको किसी ने आपको बर्बाद करना है, ज़मीन पे कैसे देखा, आपके ऊपर गलत केस डलवा दिए, आपने लाइन क्या बोली, ये सब उसका किया धरा है, वो मुझे बर्बाद करना चाहता है गलत केस डलवा के। मतलब जिन लोगों को कॉलोनाइज़ किया गया वो क्या कहेंगे, ये सब उन इम्पीरियलिस्ट लोगों का किया धरा है, वो हमें बर्बाद करना चाहते हैं हमें कॉलोनाइज़ करके। ये सब इम्पीरियलिज्म का ही नतीजा है कि वो हमें बर्बाद करना चाहते हैं हमें कॉलोनाइज़ करके। ऐसा वहाँ के लोग कहेंगे कि ये सब साम्राज्यवाद की ही देन है कि आज हमें कॉलोनाइज़ कर लिया गया, साम्राज्यवाद की वजह से ये हो रहा है। ओके, लेकिन कई और तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। साम्राज्यवाद सिर्फ कॉलोनियलिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है, इम्पीरियलिज्म सिर्फ कॉलोनियलिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है अपनी विशेष को फुलफ़िल करने के लिए। आइडिया ऑफ इम्पीरियलिज्म, ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पीरियलिज्म, गोल ऑफ इम्पीरियलिज्म कई और रास्तों से भी पूरा हो सकता है। वो सारे रास्ते भी हम पढ़ेंगे। तो हमने ये पढ़ा कि पहले तो इम्पीरियलिज्म कॉलोनियलिज्म अलग अलग है।
इम्पीरियलिज्म अगर कोई ऑब्जेक्टिव है तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो रास्ता अपनाया गया है वो कॉलोनियलिज्म है, वो जो टूल अपनाया गया है वो कॉलोनियलिज्म है, वो जो हथकंडा अपनाया गया है वो कॉलोनियलिज्म है। ओके। दूसरी बात, एकमात्र यही रास्ता या यही हथकंडा या यही टूल नहीं है। इम्पीरियलिज्म अपने लिए और कई टूल, कई रास्ते, कई हथकंडे बना के रखता है, तो वो भी इम्पीरियलिज्म में आ जाएंगे, वो कॉलोनियलिज्म से अलग होंगे। ओके, तो ये हमने पढ़ा, ये समझा। अब मैं आगे पढ़ूं। सो इम्पीरियलिज्म इज द पॉलिसी दैट a nation makes to take over the lands of another nation either by force or diplomacy. To take over those lands, they start setting up their own colonies within the country, that country जिसका लैंड लेना है। But colonies are only one type of imperialist policy you might find. कॉलोनीज विकसित करना ये सिर्फ एक तरह की ही इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है। इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी कई और मायनों में भी एग्जीक्यूट हो सकती है। द अदर टाइप्स ऑफ इम्पीरियलिज्म इंक्लूड प्रोटेक्टरेट, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म। दे ऑल आर द टाइप्स ऑफ इम्पीरियलिज्म। colonialism is a type, protectorate system is system of protectorate is a type of imperialism, system of sphere of influence is a type of imperialism, and system of economic imperialism is a type of imperialism. imperialism इन सब तरीकों से किया जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा कॉलोनियलिज्म क्या है पहले वो समझें, फिर हम इंपीरियलिज्म की टाइप्स को समझेंगे। पहले कॉलोनियलिज्म को समझें। कॉलोनियलिज्म क्या है? इट इज़ वन मेजर टाइप ऑफ इंपीरियलिज्म, मैंने लिख दिया, वेयर नेशंस सेट अप कॉलोनीज और डिपेंडेंसीज विद इन अ फॉरेन कंट्री। सो कॉलोनियलिज्म एक बड़ी टाइप है इंपीरियलिज्म के अंदर ही, जिसके तहत एक नेशन जो कि इंपीरियलिस्ट सोच रखता है, साम्राज्यवादी सोच है उसकी टेंडेंसी साम्राज्यवादी है, वो नेशन अपनी एक मेजर टाइप यूज़ करेगा जिसका नाम होगा कॉलोनियलिज्म। और इस मेजर टाइप ऑफ कॉलोनियलिज्म के तहत होता क्या है, एक नेशन अपनी कॉलोनीज़ या कह लो डिपेंडेंसी सेटअप करता है दूसरी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में। ओके, इसकी भी अलग अलग टाइप्स हैं कॉलोनियलिज्म की। सेटलर कॉलोनियलिज्म होता है, एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म होता है, सरोगेट कॉलोनियलिज्म होता है और इंटरनल कॉलोनियलिज्म होता है। मैं सारे कॉलोनियलिज्म समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। मोटा मोटा जितना हमने कॉलोनियलिज्म देखा उसके आधार पर देखें तो दोनों की टाइप्स अलग अलग हैं। इंपीरियलिज्म की अलग अलग टाइप हैं। इंपीरियलिज्म की टाइप्स में कॉलोनियलिज्म आ गया, सिस्टम ऑफ प्रोटेक्टरेट आ गया, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आ गया, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म आ गया। वहीं दूसरी तरफ कॉलोनियलिज्म के अंदर जो टाइप्स आई उनमें सेटलर कॉलोनियलिज्म आ गया। देखा अभी हमने समझा ना, दैट इज सेटलर कॉलोनियलिज्म, सरोगेट कॉलोनियलिज्म, इंटरनल कॉलोनियलिज्म, ये एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म, ये अलग अलग कॉलोनियलिज्म की टाइप है। ठीक है। और हमने शुरुआत में ये पढ़ दिया कि इंपीरियलिज्म पॉलिसी है, इंपीरियलिज्म आइडिया है। जिस पॉलिसी और आइडिया को अचीव करने के लिए जो प्रैक्टिस अपनाई जाती है वो कॉलोनियलिज्म है। प्रैक्टिस इज कॉलोनियलिज्म। ओके, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंपीरियलिज्म इज द पॉलिसी ऑफ अ कंट्री टू इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज। कि इंपीरियलिज्म को आप एक पॉलिसी मानिए, साम्राज्यवाद को एक नीति मानिए, दूसरे मुल्कों को प्रभावित करने की नीति होती है। सो इंपीरियलिज्म इज द पॉलिसी ऑफ अ कंट्री टू इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज, while colonialism is the practice of setting up colonies and settlements in other countries. तो imperialism पॉलिसी है to influence other countries, और influence कैसे करेंगे? colonialism की मदद से। colonialism क्या है? ये practice of setting up colonies है and settlements है in other countries. Okay? This is how under the idea of imperialism you can influence the other country. You want to influence the other country under the idea of imperialism, you can follow one tool, one type of imperialism, that is colonialism. In colonialism you can settle colony in the other country and you can exert direct influence over the people, over the resources of that country जिसे आप प्रभावित करना चाहते थे। नटशेल में क्या निकल के आया? इन अ नटशेल, colonialism can be thought of as the practice of domination
and imperialism an idea behind that practice. Colonialism वो practice है, that is a practice of domination, और imperialism उस domination की practice के पीछे का idea. ओके, imperialism के idea ने ही मजबूर किया कि कोई प्रैक्टिस खड़ी की जाए, क्योंकि इंपीरियलिज्म डोमिनेंस चाहता था, इकोनॉमिक डोमिनेंस करना चाहता, हो सकता है पॉलिटिकल डोमिनेंस, हो सकता है कल्चरल सोशल, हो सकता है चारों ही हो, या हो सकता है कि इन्हीं दो का कॉम्बिनेशन हो। इंपीरियलिज्म डोमिनेट करना चाहता है किसी भी दूसरे समाज को, दूसरी लैंड को, दूसरी सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, किसी को भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने विकास के लिए। और इस डोमिनेशन के लिए इंपीरियलिज्म ने जो प्रैक्टिस ईजाद की है, जिस प्रैक्टिस का इन्वेंशन किया उसने, वो है कॉलोनियलिज्म। दूसरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तीसरा इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, चौथा सिस्टम ऑफ प्रोटेक्टरेट। तो इंपीरियलिज्म नाम के इस जिन ने लोगों को प्रभावित करने के लिए कई प्रैक्टिसेस ईजाद कर ली, कई टूल्स या कई प्रॉप्स तैयार कर लिए, जिनको कभी कॉलोनियलिज्म कहेंगे, कभी प्रोटेक्टरेट होगा, तो कभी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो कभी इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म कहेंगे। जैसी जहाँ ज़रूरत है वैसा ये इंपीरियलिज्म नाम का जिन वैसे प्रैक्टिस को अपना लेता है, वैसे टूल को अपना लेता है। इवन कॉलोनियलिज्म भी जब ये अपनाने जा रहा है अपने उद्देश्यों को सच में बदलने के लिए, तो कॉलोनियलिज्म भी कोई एक तरह का नहीं अपनाएगा, कई तरह के कॉलोनियलिज्म है इसके पास। एक है सेटलर कॉलोनियलिज्म, एक है एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म, एक है सरोगेट कॉलोनियलिज्म, एक है इंटरनल कॉलोनियलिज्म। इसके पास कॉलोनियलिज्म की भी कई तरीके हैं। ओके, ये कहानी। तो जैसे इसी तरह जैसे कि आंदोलन एक आइडिया है, मूवमेंट आपको करना है, एक आइडिया है, आंदोलन करना है, लेकिन करने के तरीके तो कई हो सकते हैं। देयर आर मैनी प्रैक्टिसेस, है कि नहीं। नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, लिटिगेशंस लिख सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकते हैं, ये सब प्रैक्टिसेस हैं। इनके पीछे विचार तो आंदोलन का ही है कि नहीं। इसी तरह से क्रांति है, रेवोल्यूशन है, क्रांति का विचार है, क्रांति का आइडिया है, क्रांति की नीति है, कई मायनों में एग्जीक्यूट हो सकती है। क्रांति इस तरह से भी हो सकती है कि इंडिविजुअल हीरोइज्म भी हो सकता है, इंडिविजुअल्स हीरोज खड़े हों और कईयों का असैसिनेशन हो जाए। इस तरह से भी हो सकता है कि गुटबंदी करके, ऑर्गेनाइजेशन बना करके आप काम करें और एक फ्रंट खड़ा करें, वायलेंट फ्रंट हो, आर्म्ड रिबिलियन फ्रंट भी खड़ा हो सकता है, हथियारबद्ध विरोध भी कर सकते हैं आप सीक्रेट सोसाइटी बना करके अंदर खाते भी काम कर सकते हैं। मूल विचार तो क्रांति का है, उसके तहत जो प्रैक्टिस अपनाई जा रही है, जो टूल अपनाया जा रहा है, वो अपनाया जा रहा है। ऐसे ही मूल विचार है साम्राज्यवाद, मूल विचार है इंपीरियलिज्म। उस आइडिया को सत्य में बदलने के लिए जो सलीके अपनाए जाते हैं, जो प्रथाएं अपनाई जाती हैं, जो प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं, वो उनमें से एक कॉलोनियलिज्म है। ये अब आपको फ़र्क समझ आया। तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म यूरोपियन इंपीरियलिज्म का हिस्सा था। जब यूरोपियन इंपीरियलिज्म का दौर था तो बहुत सी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ दुनिया भर के कई लैंड्स पर गईं। जैसे वेस्टर्न यूरोप से निकल करके ये भारत है, ये सऊदी अरेबिया है, अरेबियन सी है, यहाँ पर आप मान लीजिए यूरोप है, ये बीच में अटलांटिक ओशियन है, दिस इज़ इंडिया। तो इस तरफ आप मान लीजिए कि दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, इस तरह से साउथ अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका। तो यूरोप से निकल के कई शक्तियाँ पहले वेस्ट की ओर गई हैं। स्पेन गया है, पोर्तुगाल गया है। स्पेन का प्रभाव सीधा सीधा आपको मैक्सिको में नज़र आता है। स्पेनिश मैक्सिकन खाना एक कोलैबोरेशन खड़ा हुआ।
इसी तरह से स्पेन का प्रभाव कैरेबियन सी के आइलैंड नेशंस में नज़र आता है। फिर आपको पोर्तुगाल का और स्पेन दोनों का प्रभाव साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ में नज़र आता है, चाहे वो अर्जेंटीना है, चाहे वो ब्राज़ील है। क्योंकि ये जिन मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो स्पेन था, चाहे वो पुर्तगाल था, चाहे वो इटली था, ये लैटिन कंट्रीज़ हैं, मतलब ये लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं। ये साउथ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। इनका इतना इन्फ्लुएंस हुआ साउथ अमेरिका में और सेंट्रल अमेरिका में कि इन्हीं की भाषाएं वहाँ पर मुख्यतः बोली जाती हैं। इसलिए हम साउथ अमेरिका को लातिन अमेरिका भी कह देते हैं। साउथ अमेरिका इंक्लूडिंग द सेंट्रल अमेरिका, इसे हम लैटिन अमेरिका भी कह देते हैं। लातिन भाषाओं का इतना दबदबा वहाँ हुआ, लैटिन संस्कृति इतनी मजबूत हुई वहाँ पर। क्यों हुई? क्योंकि लैटिन लैंग्वेजेस बोलने वाले साउथ यूरोपियन कंट्रीज़, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ये सब इन्होंने जाकर के कॉलोनाइज़ किया साउथ अमेरिका को, कैरेबियन आइलैंड्स को, सेंट्रल अमेरिका को। इनके अलावा वेस्ट यूरोप की कंट्री फ्रांस और यूके ने, ब्रिटेन ने नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टेरिटरीज़ और कनाडा की टेरिटरीज़ को कॉलोनाइज़ किया। फिर यहीं से कई कॉलोनाइज़र निकले, जैसे कि डच निकले नीदरलैंड से, है ना, आज नीदरलैंड है, पहले हॉलैंड होता था। नीदरलैंड से डच निकले और निकल करके कहाँ आए? अफ्रीका। अफ्रीका के साउथ अफ्रीका में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री साउथ अफ्रीका में 17वीं सेंचुरी के समय में डच जब आप वहाँ पर पहुँचे हैं, उनके डिसेंडेंट आज भी वहाँ पर अफ्रीकानर्स के रूप से नाम से जाने जाते हैं। द अफ्रीकानर्स उन्हें कहते हैं। तो डचों का वहाँ डोमिनेंस रहा है। फिर डच आगे आए, इंडोनेशिया में डचों का डोमिनेंस है। ब्रिटिशर्स का इंडिया में डोमिनेंस हुआ, इवन फ्रेंच पीपल का भी हुआ। पुडुचेरी में फ्रेंच डोमिनेंस नज़र आता है। भारत के गोवा में पुर्तगीज़ डोमिनेंस नज़र आता है। ओवरऑल इंडिया में ब्रिटिश डोमिनेंस नज़र आता है। तो इस तरह से पुर्तगाल से, नीदरलैंड से डच आ गए, फ्रांस से फ्रेंच आ गए, ब्रिटेन से ब्रिटिश आ गए, ये सारे, इटली से इटालियन आ गए, जर्मनी से जर्मन आ गए, पोलैंड से पॉलिश पीपल, ये सारे विश्व भर में जब 15वीं सेंचुरी के दौरान निकले हैं तो इन्होंने अलग अलग मुल्कों को कॉलोनाइज़ किया। वो कॉलोनाइजेशन का फ़ेज़ था। लेकिन ये किया क्यों? क्योंकि उसके पीछे जिन जिन मुल्कों से ये बिलोंग करते थे, उन मुल्कों की, उनके गवर्निंग बॉडीज़ की, उनके राजाओं की, उनके क्राउन की साम्राज्यवाद की विचारधारा थी। ये साम्राज्यवादी विचारधारा थी, द इम्पीरियलिस्ट थॉट, द इम्पीरियलिस्ट आइडिया। इन इम्पीरियलिस्ट लोगों के मत्थे ये इम्पीरियल थॉट ना मढ़ा जाए, इसने बहुत कोशिश की कि दुनिया में हम जहाँ भी जा रहे हैं, चाहे नॉर्थ अमेरिका, चाहे साउथ अमेरिका, चाहे सेंट्रल अमेरिका, चाहे अफ्रीका या एशिया, हम ये कहें कि हम नेटिव लोगों को सिविलाइज़ करने आए हैं। हम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, बेटर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, डेमोक्रेसी का, तो वो हम आप सबको देने आए हैं। तो इन्होंने थ्योरी तैयार की, सिविलाइजिंग द नेटिव, कि हम इतने लंबे लंबे सफ़र तय करके आपको सिविलाइज़ करने आए हैं। जबकि जिन जिन कॉन्टिनेंट्स पे ये गए हैं, वहाँ वहाँ के एबोरिजिनल लोगों को, इंडिजिनियस लोगों को इन्होंने ख़त्म किया और मार्जिनलाइज कर दिया। उनके कस्टम, कल्चर, मैनर को ख़त्म किया, थ्रेटेंड किया। उनकी लैंग्वेजेस, उनके त्योहारों को नष्ट किया। उनको एज अ लेबर यूज़ किया अपने खेतों में, अपनी इंडस्ट्रीज़ में। उनके लैंड को यूटिलाइज़ किया अपने लिए गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। चाहे वो सेंट्रल अमेरिका की जितनी भी वो कंट्रीज़ हैं, चाहे ग्वाटेमाला है, होंडुरास है, सारी कंट्रीज़, चाहे वो कैरेबियन आइलैंड हैं, चाहे इन पर बनाना उगाने की बात हो। इतनी बड़ी बड़ी आकार की कंपनियां हैं कि आज होंडुरास जैसे मुल्कों में सरकार नज़र नहीं आती, स्टेट नज़र नहीं आता, राज्य, कंपनी ही सब तय कर रही है। ये नज़र आता है बनाना के खेतों में, बनाना की फील्ड में डील करने वाली कंपनियां, कि इन मुल्कों को बनाना रिपब्लिक्स कहा जाने लगा। इन्हें बनाना रिपब्लिक्स कहते हैं। तो इस तरह से उनकी लेबर को यूज़ किया अपने खेतों में, अपनी इंडस्ट्री में, उनके लैंड को, उनके रिसोर्सेज को यूज़ किया, उनकी माइंस को,
उनके उनके गोल्ड को, उनके कॉपर को, उनके बॉक्साइट को, उनके आयरन को, उनके कोयले को अपने उद्योग जगत के लिए, अपने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के मोड्स के लिए एक्सप्लॉइट किया, जिसके बदले में उन मुल्कों को वो नहीं दिया जो उनकी रॉयल्टी बनती थी, उनकी कमाई बनती थी। इस तरह से एक्सप्लॉइट किया फॉरेन लैंड्स को। ये तभी हो सकता है जब विचार साम्राज्यवादी हो, इम्पेरियलिस्ट सोच हो। तो यूरोपीय मुल्कों की वो साम्राज्यवाद की सोच थी, उसके पहले भी बहुतों की रही है। चंगेज़ खान के समय में 1200 के बाद से लंबे समय तक मंगोलों की भी सोच साम्राज्यवादी रही। तो ये इम्पीरियलिस्ट सोच जो है, इस आइडिया के तहत अलग अलग प्रैक्टिसेस एग्जिस्टेंस में आई, जिनमें से शुरुआती तौर पर एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस लंबे समय तक जो जिसने डोमिनेट किया है वो कॉलोनीज़ बनाना था, तो वो कॉलोनियलिज्म था। इसलिए जब इम्पीरियलिज्म का ये वाला फेज़ पढ़ते हैं, इस फेज़ को डोमिनेट कॉलोनियलिज्म करता है। जब हम यूरोपीय इम्पीरियलिज्म पढ़ते हैं, चाहे नॉर्थ अमेरिका में पढ़े, चाहे साउथ अमेरिका में पढ़े, चाहे अफ्रीका और एशिया में पढ़ें, जिनमें कि भारत भी आता है, इस फेज़ ऑफ इम्पीरियलिज्म को डोमिनेट कॉलोनियलिज्म ने ही किया है, क्योंकि सीधे सीधे यूरोपियंस ने आके यहाँ पर अपनी कॉलोनी सेटल की और तमाम इन मुल्कों को सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आज़ादी मिली इन यूरोपियन कॉलोनाइज़र से। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जाकर के आज़ादी मिली, लगभग 15वीं सेंचुरी से लेकर के 500 बरस लगभग बीत गए, तो तब जाकर के ये आज़ादियाँ मिली 450 सालों के बाद। तो इस तरह से इम्पीरियलिज्म वो आइडिया था जो कॉलोनियलिज्म के पीछे खड़ा था। मुख्य उद्देश्य था दूसरे राष्ट्रों की भूमि का उपयोग करना, लैंड, उनके संसाधन यानी कि उनके रिसोर्सेज, वो जंगल हो, ज़मीन हो, पानी हो या खाने हो, माइंस हो, कुछ हो, उनके रास्तों का उपयोग करना। कोई वहाँ पर कोई वहाँ से कनाल निकलती है, ट्रेड एंड कॉमर्स को इंश्योर और सेव करने के लिए उस कनाल को कब्जा करना ज़रूरी है, तो कब्जा करो। तो अपने वेस्टेड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल इंटरेस्ट के लिए लंबे समय तक यूरोपीय मुल्कों ने विश्व भर के कई महाद्वीपों को, कॉन्टिनेंट्स को, उन मुल्कों को, उनके लोगों को, उनकी ज़मीनों को, उनके संसाधनों को, उनकी समाज को अपने अधीन रखना, अपनी डोमिनेंस में रखा। ये इनकी साम्राज्यवादी विचारधारा थी, जिसके लिए बड़े स्तर पर जो प्रैक्टिस इन्होंने अपनाई वो उपनिवेशवाद था, कॉलोनियलिज्म। समझ में आई बात? क्लियर हो रहा है? तो ये है मेन बात। तो यूरोपियंस भारत आए। अब ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पॉलिसी के तहत शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई व्यापार करने के लिए। शुरुआत में उसने एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर शुरू में काम शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उसने जब देखा कि यहाँ पर राजाओं में गद्दी का युद्ध है, राजाओं के बच्चों में, उस कमज़ोरी को भांपा। धीरे धीरे जब देखा कि सेंट्रल पावर मुग़लों की औरंगज़ेब के बाद कमज़ोर हो रही है, उस कमज़ोरी को भांपा। धीरे धीरे देखा कि रीजनल गवर्नर्स जो हैं वो मुगलिया पैरामाउंटसी से फ्री होके इंडिपेंडेंट डिक्लेयर होना चाहते हैं, अपने सूबे को बतौर गवर्नर ना रह के बतौर रीजनल रूलर गवर्न करना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। इस चीज़ को भांपा। उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई चीज़ें, कई कमज़ोरियाँ जब भारत की भांपी, धीरे धीरे उन्होंने राजाओं के घरों के आपसी कलेशों को, क्षेत्रीय राजाओं के देश के सम्राट से पैदा हुए द्वेष, उनकी स्वतंत्र राष्ट्र अपने राज्य बनाने की महत्वाकांक्षा को, एम्बिशन को ऑब्ज़र्व किया। और धीरे धीरे उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी एक बड़ा कदम है 1757 का, जिसमें बंगाल के नवाब अंग्रेज़ों से युद्ध में हारे हैं, और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर 1764-5 की बात है। उसके बाद इलाहाबाद की ट्रीटी साइन हुई, जिससे बंगाल की, बिहार की, उड़ीसा की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो दीवानी के अधिकार हैं, रेवेन्यू कलेक्शन के जो अधिकार हैं, बादशाह से कंपनी को मिल गए थे। क्योंकि उस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह को भी हरा दिया,
अवध के नवाब को भी हरा दिया, बंगाल के नवाब को भी, तीनों इकट्ठे मिलकर लड़ रहे थे, हरा दिया। तो ये जो दौर है, शुरुआती दौर है, इस समय में ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे भारतीय लैंड पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम पर, जिसे बंगाल प्रेसिडेंसी कहते हैं, सॉरी कलकत्ता, जिसे बंगाल प्रेसिडेंसी कहते हैं, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, फिर मद्रास प्रेसिडेंसी, ये धीरे धीरे अपनी कॉलोनी बना ली। इन्हें पहले कंपनी पोजेशंस कहा जाता था, देवर कंपनी पोजेशंस, लेकिन जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया एक, तो तब इसे ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा जाने लगा। तो इंडिया में लैंड पोजेस करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने। उस लैंड से एसोसिएटेड कई राइट्स भारतीय राजाओं से लेने शुरू कर दिए, पोजेस कर लिए इन्होंने। तो धीरे धीरे जो ब्रिटिश साम्राज्ञी है वहाँ बैठी, जो ब्रिटिश सम्राट है वहाँ बैठा, उसने अपनी साम्राज्यवाद की नीति के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाया शुरुआत में ही भारतीय भूमि पर अपना उपनिवेश खड़ा करना शुरू कर दिया था, अपनी कॉलोनी खड़ी करनी शुरू कर दी थी। इस तरह से अलग अलग जगह पर ब्रिटिशर्स ने अपनी डिपेंडेंसीज खड़ी की और ये ओवरऑल एक बड़ी ब्रिटिश इंडियन कॉलोनी थी। इंडिया कॉलोनियलिज्म के तहत सफ़र हुआ। अंग्रेज़ों ने कई मायनों में भारत को इस कॉलोनियलिज्म के तहत बर्बाद किया, एक्सप्लॉइट किया। इंडियन प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट से धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। इंडियन आर्टिजनल क्लास, इंडियन वर्कर को, इंडियन स्किल्ड वर्कर को धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज़ से ख़त्म किया। मैनुअल वर्क ख़त्म किया, हैंड मेड प्रोडक्ट ख़त्म किए, पर बदले में मशीन मेड प्रोडक्ट्स नहीं लाए, मशीनें नहीं लगाई। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया जो होना चाहिए था। इंडिया के रिसोर्सेज को ब्रिटेन के इंटरेस्ट के लिए एक्सप्लॉइट किया। इंडियन रेवेन्यूज़ यहाँ से कलेक्ट किए, इंडियन गुड्स को इंटरनेशनली बेचा और पैसा कमाया, जिससे इंडिया ही को एडमिनिस्टर करने के लिए भारी तनख्वाहों पर फ़ॉरेन से ऑफिसर लाए जाते थे और इंडिया के ही पैसों से उन्हें तनख्वाहें दी जाती थी। अपने लोगों को एनरिच किया। इंडियंस के मन के अगेंस्ट, इंडियंस की विशेस के अगेंस्ट इंडिया को मैनेज कर रहे हैं, और उस मैनेजमेंट के लिए जो खर्चा सारा लग रहा है, उसके लिए ब्रिटेन में खर्चा भेजा कि इंडिया को मैनेज करने के लिए ब्रिटेन में एक इंडियन ऑफिस क्रिएट किया गया है, उसको सारा पैसा भेजना है, जबकि इंडियंस ने कहा ही नहीं था हमें मैनेज करो। तो इस तरह से वो बहुत डीप एक इशू हो जाएगा। मेन एलिमेंट ये है कि एक्सप्लॉइटेशन हुआ। ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद की साम्राज्यवादी सोच थी। इंडिया हर फ्रंट पे एक्सप्लॉइट हुआ। इसलिए ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के ख़िलाफ़ हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जैसे कि बहुत फेमस नारा है भगत सिंह का, जब कोर्ट केस चलता था उनका लाहौर कॉन्स्पिरेसी में, कि डाउन विद इम्पीरियलिज्म, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, कि सदा जिंदा रहे हमारी क्रांति और बर्बाद हो, आप तबाह हो, ख़त्म हो ये साम्राज्यवाद। हम साम्राज्यवाद को थम्स डाउन देते हैं और क्रांति को थम्स अप देते हैं, ये उनका कहना था। क्योंकि इम्पीरियलिज्म किसी दूसरे की भूमि, किसी दूसरे के लोगों को अपने डोमिनेंस के अधीन लाना है, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, और उसे ज़मीन पर उतारने के लिए हथकंडे तो आपने देख ही लिए। कॉलोनियलिज्म एक मेन हथकंडा, इसे अपनाते हैं। ओके, अब थोड़ा पढ़ें। और ये कहानी है, तो ये मैंने यहाँ पर अब पढ़ा, इसको फिर मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि इम्पीरियलिज्म इज़ द पॉलिसी ऑफ अ कंट्री टू इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज़, while colonialism is the practice of setting up colonies and settlements in other country. In the nutshell, colonialism can be thought of as the practice of domination and imperialism as an idea behind that practice. Colonialism is to physically exert control over other country. इम्पीरियलिज्म तो एक विचार है ना, अल्टीमेटली तो वो चीज़ एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ ना कुछ फिजिकल सेंस में करना ही होगा। कॉलोनियलिज्म इज़ टू फिजिकली एक्सर्ट कंट्रोल ओवर अदर कंट्री, वाइल इम्पीरियलिज्म इज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल डोमिनेशन। ओके, वो फिजिकल कंट्रोल जो ब्रिटिशर्स का इंडिया में होगा, जितना तगड़ा फिजिकल कंट्रोल हम पर करेंगे, उतना ज़्यादा ब्रिटेन इंडिया पे इम्पीरियल सेंस में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल डोमिनेंस रख पाएगा।
जितना ज़्यादा भारत में हम कॉलोनियलिज्म को तोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, उतना उनका इम्पीरियल डोमिनेंस हम पे कम हो जाएगा। ओके, लेकिन जितना डीपली पेनिट्रेट होगा फिज़िकली कॉलोनियलिज्म, उतना ही मुश्किल होगा इम्पीरियलिज्म से उसके डोमिनेंस से बाहर आना, मुश्किल होगा। ओके, अब हम इनकी टाइप्स को पढ़ते हैं। इम्पीरियलिज्म की टाइप्स पहले पढ़ता हूँ। सो एक टाइप तो थी कॉलोनीज़, कॉलोनियलिज्म के तहत हम करेंगे। दूसरी है प्रोटेक्टरेट। प्रोटेक्टरेट क्या होता है? कॉलोनियलिज्म तो डिटेल में पढ़ाना ही है ना, कॉलोनीज़, तो प्रोटेक्टरेट पढ़ते हैं पहले। प्रोटेक्टरेट साफ दिख रहा है, किसी को संरक्षण देना, ये संरक्षण देने से आगे है। प्रोटेक्टेड बाय, संरक्षित बाय, किसी के द्वारा संरक्षित है, वो एक अलग चीज़ है। प्रोटेक्टरेट ये इम्पीरियलिज्म का ही एक प्रैक्टिस है। आइडिया ऑफ इम्पीरियलिज्म को सच में बदलने की एक प्रैक्टिस है प्रोटेक्टरेट। वो कैसे? प्रोटेक्टरेट, a protectorate is still able to govern itself and have its own internal government but is protected or ruled by other country। प्रोटेक्टरेट में क्या होता है कि जो प्रोटेक्टरेट कंट्री होती है या जो प्रोटेक्टरेट नेशन होता है, वो अपने आप को इंटरनली गवर्न कर सकता है। गवर्नमेंट लोगों की उनके जिम्मे पर ही होती है कि यू कैन मैनेज योर अफेयर्स, द वन थिंग। लेकिन जो ओवरऑल रूल है तुम पर, जो शासन है तुम पर, जो रिजिम है ओवरऑल, वो उस मुल्क का होगा जिस मुल्क के तुम प्रोटेक्टरेट हो। ये कहानी है 1898 में स्पेन और अमेरिका में कई वॉर्स हुई, कंक्लूड हुई। इन्हें अमेरिकन स्पेनिश वॉर कहते हैं। इसके तहत कैरेबियन आइलैंड्स में एक जगह है पोर्टो रिको, स्पेन से अमेरिका के पास आ गई। अब जब 1898 में अमेरिका की टेरिटरी बन गया पोर्टो रिको, 1917 में पोर्टो रिको के लोगों को अमेरिकन सिटीजन का दर्जा भी मिल गया। लेकिन पोर्टो रिको के पास आज दिन तक वो अधिकार नहीं है जो अमेरिकन्स के पास है, जो अमेरिका के बाकी राज्यों में रहने वाले लोग हैं। पोर्टो रिकन्स के पास वो नहीं है। तो पोर्टो रिकन्स अपने लैंड को गवर्न करते हैं अपने हिसाब से। दे कैन मैनेज देयर अफेयर, एवरीथिंग। They are the protectorate of the America because they are not the full scale citizen of the America। वो अमेरिका के फुल स्केल सिटीजन नहीं है, पर अमेरिकी नीतियों द्वारा संरक्षित हैं। उनकी विदेश नीतियाँ, उनकी आर्मी, उनकी सेना का सारा प्रबंध सब कुछ अमेरिका ही करता है। वो अमेरिका के ही अंडर है उस मायने में। लेकिन उनका और मुख्य अमेरिकी नागरिकों में स्तर का फ़र्क है। ओके, तो वो पोर्टो रिकन्स का ही मानना है कि हमारी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, डिस्टिंक्ट कल्चर, कस्टम, मैनर है, हमें हमारे लेवल पर खुद को गवर्न करने दिया जाए। तो अमेरिका ने कहा कि बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द अफेयर्स, जो बड़े अफेयर किसी नेशन की सॉवरेंटी से जुड़े होते हैं, वो हम अमेरिका मैनेज करेगा और हमारी छत्र छाया में आप पलते रहो। तो छत्र छाया में पलते रहो, प्रोटेक्टरेट, किसी की छत्र छाया में पलना। इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने बहुत से प्रोटेक्टरेट खड़े किए थे लंबे समय तक। रशिया और ब्रिटेन, इंडिया में ब्रिटेन था, ऊपर रशिया था। रशिया और इंडिया में सीधे टकराव ना हो, इसके लिए कुछ स्टेट्स बीच में आते थे। फ्रांस यानी कि नेपोलियन, और इधर भारत में भी ब्रिटेन ही था। तो फ्रांस और ब्रिटेन में सीधे टकराव ना हो तो कई मुल्क आते थे। तो कई मुल्क जैसे कि अफ़गानिस्तान को एक समय तक, नेपाल को प्रोटेक्टरेट के रूप में विकसित किया ब्रिटिशर्स ने। ओके, ये कहानी। इसी तरह से एक आज भारत का राज्य है जिसे आज सिक्किम कहते हैं। सिक्किम शुरुआत में इंडिया का प्रोटेक्टरेट था, बाद में फिर सिक्किम इंडिया में इंक्लूड करके फुल स्टेटहुड अचीव कर गया, बट एक लंबे समय तक वो प्रोटेक्टरेट स्टेट था सिक्किम। ओके, कि वो दे वर एबल टू गवर्न देमसेल्फ, बट ओवरऑल रिजिम, ओवरऑल रूल इज़ द रूल ऑफ इंडिया, दैट इज़ द सिस्टम। ओके, तो ये एक इम्पीरियलिज्म का एक तरीका है प्रोटेक्टरेट सिस्टम को प्रमोट करना, कि अ प्रोटेक्टरेट स्टेट इज़ स्टिल एबल टू गवर्न इटसेल्फ एंड हैव इट्स ओन इंटरनल गवर्नमेंट, बट इज़ प्रोटेक्टेड और रूल्ड बाय द अदर नेशन, अदर स्टेट। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, it occurs when an outside force wields power over a region
and claims certain rights or privileges including exclusive trade control or investment। चीन के बारे में ऐसा कहा जाता है, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात बता रहा हूँ, चीन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि चीन में निवेश कौन करेगा कौन नहीं करेगा, चीन के गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड कैसे होगा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। एक लंबा समय था 19th सेंचुरी का, जब ये सब 8 मुल्क मिलकर के तय कर रहे थे। 8 कंट्रीज़ जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे चाइनीज़ टेरिटरी में, दे वर डिसाइडिंग कि चीन में इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी क्या होगी, चीन के गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड किस मैनर में होगा किस मैनर में नहीं, जिसके अगेंस्ट चीनी लोगों ने बॉक्सर रिबिलियन किया 1900 में, और इन मुल्कों को, आउटसाइडर्स को, फॉरेनर्स को उखाड़ के फेंका अपने मुल्क से कि हमारी सरजमीन है, हमारे यहाँ के रिसोर्सेज हैं, हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, निवेश से जुड़े फैसले, व्यापार से जुड़े फैसले बाहर वाला कोई कैसे ले सकता है। हमारा घर है, हमारा इख्तियार होगा, हमारी ज़मीन हमारा इख्तियार होगा, हमारा निज़ाम होगा, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वी विल डिसाइड। तो लेकिन आसान नहीं था, उन्हें रिबेल करना पड़ा, उन्हें विद्रोह करना पड़ा, इसे बॉक्सर रिबिलियन कहते हैं। और तब इन मुल्कों के इन्फ्लुएंस को वो खदेड़ पाए। तो इट वाज अ फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म दैट द फॉरेन कंट्रीज wielding a strong sphere of influence in the Chinese trade and in the Chinese sphere of investment. And somehow Chinese, with the help of the rebellion, eliminated them from their land and wielded the sphere of influence to themselves. और अपना जो sphere of influence अपने पास लेके आए, उनको नहीं दिया फिर। तो ये भी एक तरह का इम्पीरियलिज्म है। आपने वहाँ कॉलोनी नहीं बनाई है, उन मुल्कों ने वहाँ खुद की कॉलोनियाँ नहीं बनाई हैं, उन मुल्कों ने उसे, चाइना को प्रोटेक्टरेट भी नहीं बनाया है, लेकिन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है उनका। व्यापार, निवेश से जुड़े सारे मामले वही लोग देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द, तो मैं दोबारा पढ़ दूँ, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इट अकर्स व्हेन एन आउटसाइड फोर्स wields power over a region and claims certain rights or privileges including exclusive trade control or investment। कि एक्सक्लूसिव ट्रेड कंट्रोल हमारा ही रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, वैसे ऐसे इम्पीरियलिज्म में ना देखा जाए, वैसे इमेजिन करिए कि भारत भूटान की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के बाद भारत से कंसल्ट करेगा भूटान अपनी विदेश नीतियों के मामले में, भारत गाइड करेगा। और 2007 तक, जब तक ये ट्रीटी रिवाइज़ नहीं हुई थी, तो इस ट्रीटी के तहत ये कॉन्सेप्ट था कि दूसरे किन्हीं भी और मुल्कों से आर्म्ड परचेज़ करने से पहले भारत के साथ सलाह मशवरा करना होगा भूटान को। ओके, तो एक तरह से काफ़ी अधिकार था भारत का, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था भारत का वहाँ पे। हालांकि भारत ने ये साम्राज्यवादी नीति के तहत नहीं किया, भारत ने ये मैत्री नीति के तहत किया, फ्रेंडशिप की ट्रीटी के अंदर, किसी दूसरे के साम्राज्यवाद को रोकने के लिए, टू प्रोटेक्ट द भूटान फ्रॉम द अग्रेशन ऑफ, फ्रॉम द इम्पीरियलिस्ट थॉट ऑफ द चाइना, से बचाने के लिए ये किया। ठीक है, तो ये कहानी है। मैं आपको बता दूं, यूरोपियन इम्पीरियलिज्म के तहत जब इंडिया में यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का फेज़ था, जब ब्रिटिशर्स यहाँ कॉलोनी बना के बैठे थे, तो भारत से कुछ प्रोडक्ट थे जिन गुड्स का व्यापार सिर्फ़ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी दूसरे मुल्कों। इंडिया की गुड्स हैं, जैसे चीनी का व्यापार, ठीक है, अफीम का व्यापार, शोरा, इनका व्यापार सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही कर सकती है और कोई व्यापारी नहीं कर सकता। इंडिया से गुड्स लेके चीन को बेचने का ये काम एक्सक्लूसिव राइट कंपनी को मिला हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। नोबडी एल्स कैन डू दैट ट्रेड, द ट्रेडिंग राइट्स वर रिजर्व्ड। तो बिकॉज colonialism was already in practice, so they were yielding a strong sphere of influence as well. ओके, तो इसलिए मैंने पहले नहीं वो एग्जांपल कोट किया था, क्योंकि colonialism पहले ही एग्जिस्ट कर रहा था। बट विदाउट द colonialism, imperialism कैन स्टिल परस्यू simply by exercising the sphere of influence.
by having some privileges in context of certain reserved rights in the field of trade, commerce, investment. That is, it is a sphere of influence that you have. Okay. Next one is the economic imperialism, that one country has economic power and influence over another and control its private business interest. एक मुल्क का दूसरे मुल्क के ऊपर इतनी आर्थिक कंट्रोल है, वन कंट्री हैज़ इकोनॉमिक पावर, इतनी आर्थिक शक्ति है कि वो इतना ज़बरदस्त प्रभाव दूसरे मुल्क पर डाले कि उस मुल्क का जितना भी व्यापार है वो यही मुल्क कंट्रोल कर ले अपनी कंपनियों के वाया। जैसे कि कॉलोनियलिज्म के समय की कंपनियां, जैसे एक कंपनी है यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, जो सेंट्रल अमेरिका के सारे बनाना ट्रेड को कंट्रोल करती है। सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज़ के बनाना ट्रेड को कंट्रोल करती है। नाम यहाँ मुल्क का ले लीजिए, होंडुरास। और इस तरह से कंट्रोल करती है कि सारी ज़मीनें उनके कंट्रोल में हैं, क्या उगाना है वो कंट्रोल करते हैं, वर्कर को क्या वेजेस देने हैं वो तय करते हैं। तो होंडुरास के लोगों को ऐसा लगता है कि स्टेट तो बस कहने को ही है हमारा, सरकार तो बस नाम की है, देश को चला तो कंपनियां ही रही हैं, क्योंकि देश का सारा अर्थतंत्र ले दे करके प्लांटेशन पर खड़ा है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर में मेजॉरली जो एग्रीकल्चर हो रहा है वो बनाना का हो रहा है, और उसे एक ही कंपनी कंट्रोल कर रही है सारा। तो लोगों की वेजेस, लोगों की लाइवलीहुड, लोगों की जीवन शैली, ज़मीन के अधिकार, फसल उगाना, बनाना, उसे प्रोसेस करना, दुनिया भर में बेचना, इसी के इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगी है। और इन सारे प्रोसेसेस को एक कंपनी कंट्रोल कर रही है, क्योंकि वो कंपनी जिस मुल्क से बिलोंग करती है वो मुल्क हमारे मुल्क की सरकारों पर दबदबा रखता है। अगर हमारे मुल्क की सरकारें हमारे नागरिकों के अधिकार में कंपनी के अगेंस्ट कोई स्टैंड लेना चाहें, जैसे कि फ्री पड़ा लैंड लेकर के लैंडलेस लोगों को देना चाहें, तो कंपनी सेना के साथ मिलके कभी ऑपोजिशन पार्टियों के साथ मिलकर के मुल्क की सरकार गिरवा देती है। कंपनी इतनी मजबूत हो गई है क्योंकि वो मुल्क आर्थिक तौर पर हमारे मुल्क पर बहुत हैवी डोमिनेंस रखता है, क्योंकि हम पैसों की मदद के तौर पर, तकनीक के तौर पर, अपने यहाँ पर बेसिक सिविक्स एमिनिटीज़ देने के नाम के तौर पर उस मुल्क से आने वाले पैसे, समर्थन, सहायता पर खड़े हैं। इसलिए उस मुल्क की जो कंपनियां हैं हमारे मुल्क के सारे व्यापार को कंट्रोल किए हुए हैं। ज़्यादातर जो सेंट्रल अमेरिका की बनाना रिपब्लिक्स हैं वहाँ पर डोमिनेंस अमेरिकन कंपनीज़ का, और वो इसी तरह से कंट्रोल कर रही हैं उनको। ये भी एक साम्राज्यवाद है। तो वहाँ पर अक्सर आप लोगों को क्रांति करते देखेंगे, अक्सर लोगों को आप प्लेकार्ड लेकर देखेंगे कि ये बनाना रिपब्लिक स्टेटस ख़त्म किया जाए, ये रियल रिपब्लिक बने हमारा, ये अमेरिकन डोमिनेंस, ये यूरोपियन डोमिनेंस ख़त्म किया जाए, ये फ्रूट, यूनाइटेड फ्रूट की बदमाशी ख़त्म की जाए, इस इम्पीरियलिज़म से हमें जल्दी मुक्ति दीजिए। तो तब आप सोचेंगे ये कौन सा इम्पीरियलिज़म है? ये भी इम्पीरियलिज़म है वाया इकोनॉमिक इम्पीरियलिज़म। दिस इज़ इकोनॉमिक इम्पीरियलिज़म। ओके, यू आर हैविंग दैट मच इकोनॉमिक पावर that you are dominating the other country in that manner कि you or your companies are directly controlling the whole private enterprising system of that country. It means you are controlling the whole economic domain of that country, and concomitant to that you can easily control the political, social and other spheres. आपके मुताबिक या चले, नहीं चले तो बर्बाद कर दोगे उनको, गिरा देते हो सरकारें, फटाफट टॉपल हो जाती है गवर्नमेंट, वहाँ पे जो इनके खिलाफ स्टैंड ले हिला देते हैं उसको। वेब सीरीज़ों में देखना बहुत ज़बरदस्त दिखाया जाता है। तो इस तरह से ये सब प्रैक्टिसेस हैं इम्पीरियलिज्म को सच में बदलने की, चाहे वो प्रोटेक्टरेट सिस्टम है, चाहे स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, चाहे वो ये इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म है, ये सब है। अच्छा, कॉलोनियलिज्म में पहला कौन सा है? सेटलर कॉलोनियलिज्म। ये तो वही वाला जो हम सबके साथ हुआ, एन ऑनगोइंग सिस्टम ऑफ पावर वेयर one nation settles in another
एंड सीक्स टू रिप्लेस द नेटिव पॉपुलेशन विद द सेटलर्स। ये मेनली आपको ऑब्जर्व करना है तो ये आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका। यूरोप से लोग गए, नॉर्थ अमेरिका में रह रहे लोगों को आदिवासी जो थे उनके एबोरिजिनल्स, सेंट्रल अमेरिका के एबोरिजिनल और साउथ अमेरिका के जो एबोरिजिनल्स हैं या जो वहाँ पर किंगडम्स थी, सिविलाइजेशन थी, उन सबको वहाँ से ख़त्म कर दिया, अपने लोग बसा दिए। आज जा कर के देख लीजिए, सिर्फ गाड़ियों के नाम में ही आदिवासी जनजातियों के नाम रह गए हैं। जीप, शिनूक नाम है आदिवासियों का, ये वहाँ की चिरूकी, ये वहाँ की आदिवासी समुदाय का नाम है, ट्राइब का नाम है। तो ऐसे सिंबॉलिक रूप में रह गए हैं। वेस्टर्न अमेरिकन साइड पे थोड़े बहुत बचे हैं, तो बाकी सुपड़ा साफ है सबका। और कभी ये लोग वहाँ डोमिनेट करते थे, इन्हीं का लैंड था ये। लेकिन आज पूरा कनाडा यूरोपियन से भरा है। क्यूबेक के इलाकों में फ्रेंच भरे पड़े हैं और बाकी इलाकों में ब्रिटिश। पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूरोपियन से भरा हुआ है, किसी ज़माने में आए हुए फ्रेंच और ब्रिटिश पीपल। पूरा मैक्सिको अगर आप देख लेंगे तो स्पेनिश लोगों से या उनकी आगे जो लोकल लोगों से मिलके संतानें पैदा हुई, उनसे भरा हुआ है। इसी तरह से आप साउथ अमेरिका देख लीजिए, चाहे वेनेजुला देख लीजिएगा, चाहे ब्राज़ील देख लीजिएगा, चाहे आप कोलंबिया देख लीजिएगा, चाहे अर्जेंटीना देख लीजिए, जो आप देख लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कौन लोग रहते हैं। सो द colonialist people, the aliens, the foreign people replaced the native population. That colonialism was settler colonialism. इन्हें कहते हैं इंग्लिश में यूरोपियन सेटलर्स। क्या कहते हैं इन्हें? यूरोपियन सेटलर्स। बाकायदा वैसे हमारे मुल्क में ये वाला सेटलर colonialism कम हुआ, क्योंकि इंडियन नेटिव पॉपुलेशन बाय एंड लार्ज मेंटेन्ड है। ऐसा नहीं है कि रिप्लेस कर दिया गया, इट इज़ एग्जिस्टिंग। इसका बड़ा रूप जो देखने को मिला है वो आपको देखने को मिला है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, कैरेबियन और सेंट्रल अमेरिका में, वहाँ देखने को मिला है। ओके, अच्छा दूसरा है सेटलर कॉलोनियलिज्म मैंने पढ़ दिया था। दूसरा एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म, द यूज ऑफ फोर्स टू एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर ऑफ अ कंट्री इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट वेल्थ। शक्ति का इस्तेमाल करना, ये ज़्यादातर कहाँ किया गया है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत हुआ। यूरोपियंस ने अपनी फोर्स का इस्तेमाल किया, वहाँ के लोगों को स्लेव बना के सेंट्रल अमेरिका भेजा, साउथ अमेरिका भेजा और वहाँ पे उनसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर कराया। तभी से वो अफ्रीकन लोग वहाँ के सेटल हुए हैं और वहाँ की एक अश्वेत जनसंख्या का हिस्सा है वो। उनके साथ कई समय तक द ब्लैक पीपल के तौर पर डिस्क्रिमिनेशंस होती रही हैं। तो शक्ति के दम पर, हथियारों के दम पर वहाँ के राजाओं को हरा देना, उन्हें कमज़ोर कर देना, जीत लेना उन लैंड को, और फिर उनकी लैंड और उनकी लेबर को यूज़ करना। तमाम स्पेन की बात करें, डच की बात करें, जर्मन्स की बात करें, इन्होंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एंट्री पा करके उनकी सारे नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी माइंस, उनके खेत, उनकी लेबर को बहुत जम के एक्सप्लॉइट किया। अपने लोग जाके सेटल नहीं कराए, वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन को रिप्लेस नहीं कराया, अपने लोगों को वहाँ पर जर्नैल लेके गए, सेना के और अधिकारी लेके गए और वहाँ के लोगों को एक तरह से अपना गुलाम बना के उनसे अपनी इकोनॉमी के लिए काम कराया। उनके रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करके अपने मुल्क भेजे और दुनिया भर में बेचे। ये एक्सप्लॉइटेशन वाला कॉलोनियलिज्म है कि फिज़िकली कंट्रोल किया उस लैंड को एक्सप्लॉइट करने के लिए इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ फोर्स टू एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर ऑफ कंट्री इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट वेल्थ। इंडिया के साथ भी हुआ है, ये लंबा फेज भी था इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन वाला। दैट इज एक्सप्लॉइटेशन कॉलोनियलिज्म इंडिया ने सफ़र किया है। ओके, अगला है सरोगेट कॉलोनियलिज्म। सरोगेट करना, एक आप उस लैंड को अपने मुताबिक ढालना चाहते हो, अपने मुताबिक खेती कराना चाहते हो, अपने मुताबिक डेवलप करना चाहते हो, और आपको वहाँ की जनसंख्या अपने मुताबिक काम करने वाली नहीं दिखती,
तो जैसे सेंट्रल अमेरिकन और कैरेबियन रीजन में गर्मी बहुत रहती थी और जो खेती करानी थी इनको वो बहुत ख़तरनाक प्लांटेशन करानी थी, बहुत धूप में जलने वाला काम था, तो लोकल पॉपुलेशन को सरोगेट करा दिया, दूसरी पॉपुलेशन वहाँ ला के बसा के, मतलब दूसरे लोगों को इनकरेज किया, मोटिवेट किया, आओ यहाँ बसो, इनको खदेड़ो। इसी तरह से बड़े पैमाने पर भारतीयों को उठाया गया और ओशियानिया रीजन में जो आइलैंड है पैसिफिक में और अटलांटिक में, वहाँ बसाया गया कि आओ और इन ज़मीनों को आबाद करो, यहाँ बसो। और आज भी बड़े पैमाने पर इंडियंस ट्रिनिडाड टोबैको इन सारे आइलैंड्स में बसते हैं, वो अंग्रेज़ों के ही द्वारा उठा करके ले जाए गए हैं। तो एक जनसंख्या को एनकरेज करना, सपोर्ट करना, नेटिव पॉपुलेशन को उससे बदलवा देना, अपने लोग नहीं रखने वहाँ पर। तो जहाँ पर हार्श कंडीशंस होती थी वहाँ ये खुद नहीं जाता, इम्पीरियल पावर उसको कोलोनाइज करता है, अपनी एक अधीन जनसंख्या को उठा के वहाँ बसा देता है, अच्छी वाली को। तो दिस इज सरोगेट colonialism. A ruling power encourages and supports another nation, the natives, to overtake and settle a land of other natives. Okay? Last one then is the internal colonialism, जो देश में देखते हो आप, मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली सुपीरियर पॉपुलेशन, दुनिया में जब भी कहीं देखो वो अपने ही अंदर की जो डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन है, जनजातियाँ और आदिवासी, उनके जंगल, उनकी ज़मीनें, उनके अधिकारों को डेवलपमेंट के नाम पर किसी भी रूप में एक्सप्लॉइट कर जाते हैं। आदिवासी भी कहते हैं कि ये भी एक तरह का कॉलोनियलिज्म है, एक्सटर्नल नहीं तो इंटरनल ही सही। सो इंटरनल कॉलोनियलिज्म द रिजल्ट, इंटरनल कॉलोनियलिज्म इज़ द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ ग्रुप बाय अ मोर पावरफुल ग्रुप इन अ सोसाइटी विच लीड्स टू इनकम इनइक्वालिटी। इससे इनकम इनइक्वालिटी आती है। शहरों के लोग अगर गांव के लोगों को एक्सप्लॉइट कर जाएं, इस रूप में असमानता पैदा करते हैं, धन कंसंट्रेट हो, ऊंची जाति नीची जाति को एक्सप्लॉइट कर जाए और धन कंसंट्रेट कर जाए, तो इसे भी एक तरह की साम्राज्यवाद की सोच के तहत, इंटरनल कॉलोनियलिज्म के तहत देखा जाता है। इसे सामंतवाद के तहत भी देखा जाता है, फ्यूडलिज्म। ओके, सो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, उनकी डेफिनेशंस और उनके टाइप्स। आज इतना ही बहुत है, तो हल्का फुल्का हमने रखना था। तो अब आप इसे अप्लाई करके दुनिया भर में जो कॉन्सेप्ट पढ़ें आप हमेशा समझ आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।